हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की ओर दिन बर दिन छोटे छोटे कदमों से ही सही बढ़ रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आसपास इन्हीं दिनों में आपका कोई एग्ज़ाम है या फिर आगे के लिए तैयारी जो चल रही है आपकी। मैं मनमोहन आई थिंक क्लास के ऊपर हमेशा की तरह आपके लिए फिर लेके आया हूँ करंट अफेयर की क्लास। और आज की जो क्लास होने वाली है वो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जो एग्रीप्रन्योर्स हैं या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई भी मतलब फार्मर हो गया या फार्मर्स के परिवार से है, किसानों के परिवार से है, उनके लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो नई स्कीम्स जो लॉन्च हुई हैं उनके बारे में भी पता चले सबको। ठीक है, ये एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह लीजिए इस क्लास को, क्योंकि कई बार सरकार कागज़ों के अंदर स्कीम्स जो लॉन्च कर देती है उसको टैली करने के लिए जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और उसको लागू करने के लिए जो ऑफिसर्स हैं वो कई बार ढीला मस्ती कर जाया करे। तो अपना भी एक जागरूक सिटीजन होने के नाते ये फ़र्ज बना है कि हम सरकार से ये चीज़ पूछते रहें और उसको फॉलोअप करते रहें, और ये तब होगा जब अपन कुछ भी रहा होगा। तो आज की क्लास सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाद में क्लास स्टार्ट करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एग्रीकल्चरल और फिशरीज इनिशिएटिव को लेके काफ़ी स्कीम्स जो हैं लॉन्च की हैं, उनका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूँगा। जो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री साहब कृषि प्रोग्राम के अंदर गए हुए थे। तो वहाँ दो मेजर स्कीम उन्होंने लॉन्च की है जिनका बजट आउटले है लगभग 35,000 करोड़ रुपए, जिसमें से PM धन धान्य कृषि योजना का जिक्र मैंने शायद परसों की क्लास में आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका मैं ये चीज़। तो अगर आप टैली करना चाहें, रीड करना चाहें तो वो क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, और सेकंड जो स्कीम है वो है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। जो पल्सेस वगैरह हैं, दालें वगैरह हैं, उनके अंदर हम सेल्फ जो डिपेंडेंट होना चाहते हैं कि बाहर से जो एक्सपोर्ट है वो कम से कम करना पड़े। ये आइडिया लेके चल रहे हैं कि दिसंबर 2027 तक कम से कम जो एक्सपोर्ट है पल्सेस का वो हम करें और हम हमारी लैंड के ऊपर ही पल्सेस का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं। इसका जिक्र मैं आपको वीडियो के एंड में जो है करूँगा। और पहली स्कीम का जिक्र मैंने बोला था कि परसों की क्लास में मैं कर चुका, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। परसों नहीं तो उससे एक दिन पहले वाली क्लास में किया होगा। इसके बाद जो बात आती है कि फिशरीज के सेक्टर में और एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में क्या क्या इनोग्रेट किया गया, कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चला हुआ या चलेगा, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक तरीके से डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट किया है जो लगभग 5,500 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट हैं एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज वगैरह और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर भाई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो 16 फिशरीज प्रोजेक्ट जो कि लगभग 693 करोड़ रुपए के हैं, उनके ऊपर अगर बात करें तो उनमें 7 तो ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं जिनका अभी जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया है, नींव रखी गई है उनकी, और 9 फिशरी प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया गया है, 9 जो 121 करोड़ रुपए के हैं। ठीक है, इनका थोड़ा सा जिक्र हम करेंगे। अगर डाटा मैं बोलूं तो डाटा नॉर्मल अवेयरनेस के लिए आप रखना चाहो तो इट्स ओके, अदरवाइज डाटा आपको ऐसे किसी एग्जाम में MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर में तो आपसे कौन ही पूछेगा। हाँ, पूछेगा, सिर फिर रहा होगा एग्जामिनर का तो कि बरा पूछ भी ले, लेकिन मैं जहाँ जहाँ बोलूँ वहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डाटा के ऊपर, जो भी डाटा ध्यान देने का है। जैसे ये क्यूमुलेटिव जो अमाउंट थी वो ध्यान रखना, बस एक
पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर कितना अमाउंट लगा कि 100 करोड़ लगे, 80 लगे, 105.7 करोड़ लगे, इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, और वो किसके ऊपर फोकस्ड है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अदरवाइज डाटा अगर याद रखना चाहो तो जो आपका सब्जेक्टिव अगर कोई एग्जाम है तो उसके अंदर आप आंसर के अंदर कोट कर सकते हो, अदरवाइज तो आप जनरल अवेयरनेस के लिए इसको ध्यान में रख के चल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट्स जो है इंप्लीमेंट किए जाएंगे किसके अंडर, कौन सी स्कीम के अंडर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंडर जो है ये सारे जो 16 फिशरीज प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके अंडर आते हैं भाई, ठीक है। इनका मेन एम ये है कि जो फिशरीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन किया जाए और जो एम्प्लॉयमेंट है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम है उसके अंदर भी एक बूस्ट आए और सेल्फ जो रिलायंट इकोनॉमी हो, ब्लू इकोनॉमी जो मतलब फिशरीज वगैरह से जुड़ी हुई जो इकोनॉमी है उसके अंदर बूस्ट आए, ठीक है। तो फाउंडेशन स्टोन प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो कि 7 जो फाउंडेशन स्टोन प्रोजेक्ट थे उनकी हम बात करें तो ट्राउट फिशरीज उत्तराखंड के अंदर, ट्राउट मतलब एक तरीके की जैसे सैल्मन फिश होती है उसी की फैमिली की एक फिश होती है, ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर रहती है। उत्तराखंड में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और इसमें ट्राउट फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा भाई, ठीक है। अब जैसे इसमें 170 करोड़ लिख रखा है तो आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है कि उस प्रोजेक्ट पे कितना लगेगा, उस प्रोजेक्ट में अभी आप बाबू बने नहीं हो, जब बाबू बन जाओगे और बाबूडम करना होगा तो वो वाला काम, ये कागज छेतना वाला काम बाद में करियो, ठीक है। सेकंड प्रोजेक्ट की अगर बात करूं तो स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर कराईकल पुडुचेरी में जो है वो इनोग्रेट किया गया है, जिसके अंदर एक तरीके से सेफ डॉकिंग और हाइजेनिक हैंडलिंग के ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। लगभग 120 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है हीराकुंड उड़ीसा के अंदर, ये भी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर फिश पार्क वगैरह और फिश प्रोसेस पार्क, पैकिंग और नेट एक्सेसरीज पार्क वगैरह जो है वो डेवलप किए जाएंगे और इससे जो है 1600 केजीज और 1700 फार्मर्स को जो है वो बेनिफिट मिलेगा भाई, ठीक है। अब जैसे ये मैंने बोला 1600 1700 ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली एक लाइन लिख देना कहीं लिखनी भी हो तो कि भाई इनको फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा, और एक लाइन तो जो अपने सारे मिनिस्टर भी चिपका देते हैं कि उन तो न्यू भी पूछा नहीं कित गया था, बोला फार्मर की इनकम डबल करने गया था, तो तुम भी चेप दियो कि फार्मर की इनकम डबल करने खातर ये प्रोजेक्ट चला रखे हैं, ठीक है। उनकी विचारेंगे होगी जब देखी जाएगी, पेपर में तो लिखो। चौथा प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, न्यूट्रिशन हब फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, अमेठी के अंदर जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ इनोग्रेट किया गया, 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इको फ्रेंडली फिश फीड जो है और फिश प्रोडक्शन है उसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाएगा और इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग को सपोर्ट करेगा भाई ये प्रोजेक्ट, ठीक है। उड़ीसा के अंदर अगर बात करें, स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट जो है भुवनेश्वर के अंदर खोर्दा जगह पे, वहाँ लगभग 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, जो कि रिटेलर और होलसेलर को जो है काफ़ी उनसे मदद मिलेगी, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं तो मतलब सारा जो वहाँ पे बिजनेस वगैरह चलता है, बिजनेस इन द सेंस जो लेना देना और रख रखाव है वो चलता है, वो दुरुस्त होगा, तो ऑब्वियसली रिटेलर और होलसेलर को लेके ये स्कीम है भाई, ठीक है, प्रोजेक्ट है। नागालैंड की अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट किया गया, लगभग 50 करोड़ रुपए लगेंगे और फिश फार्मिंग सिस्टम और ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी जो नए यूथ एंटरप्रेन्योर हैं उनको। झारखंड की अगर बात करें, सूरदीप नेचुरल फिशिंग एंड इको टूरिज्म जो कि खारसवन के अंदर है, लगभग 3.5 करोड़ रुपए जो है इसके ऊपर लगाए जाएंगे। सस्टेनेबल एनहांसमेंट जो है रूरल लाइवलीहुड को जो है प्रमोशन मिलेगा इस चीज़ से, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें जो इनोग्रेटेड प्रोजेक्ट हैं, यानी ये तो 7 जो थे फाउंडेशन स्टोन जिनका रखा गया वो थे, और इसके बाद मैंने 16 में से ये 7 चले गए तो 8 प्रोजेक्ट जो और बच गए उनका जिक्र करते हैं, ठीक है। 9 प्रोजेक्ट, ठीक है।
9 प्रोजेक्ट जो बच गए, एक पहला आता है असम के अंदर, 2 फिश फीड प्लांट तेजपुर के अंदर लगाए जाएंगे लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से। उत्तर प्रदेश के अंदर एक होलसेल फिश मार्केट चंदौली के अंदर जो कि वाराणसी में है, उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। एमपी के अंदर लगभग 14 प्रोजेक्ट्स हैं जो आइस प्लांट्स के हैं, और रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम का मतलब क्या है कि जो फिशिंग के अंदर और जो एक्वाकल्चर रखा जाता है, जो पानी जो वेस्ट होता है उसको दोबारा से उपयोग में लाने के लायक बनाया जाता है, उसको बोलते हैं रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो पैसा लगाया जाएगा, ठीक है। और बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी 6 कोल्ड स्टोरेज वगैरह और एक ऑर्नामेंटल ब्रूड बैंक वगैरह बनाए जाएंगे। तो लगभग 11 करोड़ का खाता में हरियाणा के में भी आऊँगे। अब ये पहुँचेंगे कितने नीचे तक वो थोड़ी सोचने की बात है। चलो शोर मत करो, शोर नहीं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 8 RAS फीड मिल्स और 2 लाइव फिश वेंडिंग वगैरह करके लगभग 2.25 जो करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। RAS से समझ गए होगे ना, जो एक्वाकल्चर सिस्टम है रिसाइकलिंग वाला, वही वाला है ये, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आनंद फूड सी फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी को अपग्रेड किया जाएगा। मिजोरम में केजीज वगैरह, बायोफ्लॉक्स वगैरह, हैचरी वगैरह जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। झारखंड के अंदर IRS बायोफ्लॉक्स, मतलब झारखंड में भी जो है प्रोजेक्ट को 4.5, मतलब 4.5 अगर किसी को समझ में नहीं आया व्हाट इज 4.5, तो मतलब 4.75 भाई, ठीक है, करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर, मैं सांस भी ले लूं बीच बीच में, लगातार एक सांस में, छत्तीसगढ़ के अंदर जो है 16 प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है केजीज वगैरह बायोफ्लॉक पॉन्ड्स के ऊपर जो है खर्च किए जाएंगे लगभग 7 करोड़ रुपए। तो ये जो 2 स्कीम मैंने स्टार्टिंग में बताई कि IARI में जो जिनका अनाउंसमेंट हुआ PM मोदी साहब ने किया, ठीक है, उसमें से एक मैंने कवर करवा दी थी 2-3 दिन पहले, एक मैं इस वीडियो के लास्ट में करवाऊंगा। और जो फिशरीज के ऊपर जो पैसा लगना था वो मैंने आपको बता दिया, वो बट चुका है और बटने वाला है, थोड़ा बहुत और रह रहा होगा, और उसका लास्ट एंड तक ग्रास रूट लेवल तक अभी तक खचाखच पैसे पहुंच गए हो गए, पर लगेंगे कद न्यू बेरा को नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई अपने प्यारे DRDO की। उसने पहली जो फ्लाइट है उसको कंडक्ट, वो पहली फ्लाइट एक मिसाइल ध्वनि जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मतलब जो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज चलती हो, उसको कंडक्ट करेगी उसकी फ्लाइट को, जो 2025 के एंड में, ठीक है। और इसी के साथ, इस टेस्ट के साथ हम जो एलीट ग्रुप है नेशंस का, जैसे रशिया, चाइना, USA वगैरह, उसके अंदर शामिल हो जाएंगे जिनके पास हाइपरसोनिक वेपन्स की कैपेबिलिटी है। ध्वनि की अगर बात करें, जो मिसाइल है उसकी अगर बात करें, तो ये फ्यूचर जनरेशन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है एक तरीके का, ठीक है। और एडवांस टेक्नोलॉजिकल जो है वो इक्विपमेंट के साथ ये लेस है, ठीक है। और जो ये मिसाइल है ये लगभग 6 मैक मतलब मैंने बताया था 1 मैक जो है साउंड की स्पीड, तो उससे 6 गुना स्पीड जो है उसको भी अचीव कर लेती है, जो कि ब्रह्मोस जो एक क्रूज मिसाइल है अपनी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज क्रूज मिसाइल, ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी। रिवाइज करना आपका धर्म है, वो करते रहिए, ठीक है। तो ये ब्रह्मोस से भी डबल स्पीड में मतलब उड़ेगी ये मिसाइल और उड़ाएगी, ठीक है। मतलब देखिए कितनी विडंबना है कि हम वैसे तो मतलब शांति, सद्भावना, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अभी भी हमारे एक कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं इजिप्ट के अंदर गए हुए हैं एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि एक पीस कॉन्फ्रेंस है, जो कि इजराइल और हमास के बीच में जो सीज फायर की बातें कर रही हैं, वहाँ शामिल हुए हैं।
लेकिन भाई बेरा को नहीं आजकल के बेरा रात चाल न कुत्ता पाड़ ले, ठीक है, और ऊँट पर बैठे ने भी पाड़ ले, तो आपका प्रबंध तो दोहरा होना चाहिए। कोई लाठी लुठी हाथ में हो तो फटकार तो दे उसका है, ठीक है। आप चुगड़ दे को भूखते गिर रहे हाँ, तो बेरा को नहीं कौन कद मैं आपड़े तो जरूरी है ये इस तरह सामान अपने दो रहे, ठीक है। डीआरडीओ तभी बहुत अच्छी जो मतलब इनोवेशंस कर रहा है, ठीक है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अपना प्राउडली हम कह सकते हैं। चलिए वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो ऑपरेशनल रेंज है इसकी ध्वनि की वो कितनी मानी गई है, 6000 से 10,000 किलोमीटर, ठीक है। जो कि जो अग्नि 5 है, आईसीबीएम मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच में डिफरेंस वैसे तो मैंने बताया था। बैलिस्टिक मतलब पैराबोलिक पाथ, जैसे गेंद फेंक दी, मतलब सरफेस टू सरफेस, और जो क्रूज मिसाइल वो गाइडेड होती है, ठीक है। गाइडेड मतलब उसके अंदर प्रोपेलर होते हैं, वो टारगेट के ऊपर ही जाके बजती है, ठीक है, बेशक एयर में हो, ठीक है। उसको जो है वो कमांड गाइड करती है उसका पाथ। ये पैराबोलिक होती हैं बैलिस्टिक वाली, ठीक है। तो अग्नि 5 जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उससे भी डबल रेंज की ये मिसाइल है अपनी ध्वनि, ठीक है। ध्वनि नाम भी गजब है। चलिए अगला जो संदेश है हमारे पास वो ये है कि अक्टूबर 12 को अर्थराइटिस डे जो है ऑब्जर्व किया गया है। और अर्थराइटिस आपको पता है कि घुटनों में पेन वगैरह, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि आजकल तो सभी उम्र में होने लगा, आजकल वैसे भी हड्डियाँ में पानी भर रहा है बड़कियाँ का जमाना का, ठीक है, तो उनका भी दर्द होने लग गया। और जो भी ऐसी मतलब चलती फिरती चीज़ है जिसका हड्डी हो शरीर में, उसका किसी का भी रोग हो उसका, इवन ये डायनासोर्स में भी पाया गया है, और सबसे मतलब हिस्टोरिकली प्रिवेल्ड डिजीज बताई गई है ये, ठीक है। तो इसकी थीम क्या है कि अचीव योर ड्रीम्स। और हिस्ट्री अगर देखें तो आर्थराइटिस फाउंडेशन ने इसको इस्टेब्लिश किया है। और ग्रीक टर्म में आर्थरो का मतलब है ज्वाइंट, और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। कहीं भी आइटिस दिखे नाम के पीछे, प्रोकाइटिस वगैरह, तो मतलब इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। और इसमें क्या था, हाँ, ये विलियम मसग्रेव्स की एक बुक आई थी 1715 के अंदर, दे अर्थराटाइड सिम्टोमेटिका। उसमें इन डेप्थ रिसर्च जो है अर्थराइटिस की मिलती है भाई, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और आपसे कोई पूछना चाहेगा तो आपको पता होना चाहिए। द डेट ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज अक्टूबर 13। जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को कब सेलिब्रेट किया जाता है, अक्टूबर 13 को। इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं टॉर्च लेके कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। कि एक तरीके से सेलिब्रेशन की बात इसलिए चलती कि जो एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है उसकी वजह से हम जो डिजास्टर मिटिगेशन में हम कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, तो इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है इस डे के थ्रू, ठीक है। जिससे कि जो लॉस ऑफ लाइव्स है, इकोनॉमी का लॉस है डिजास्टर की वजह से, वो कम हो, जितना हो सके कम हो। जो थीम है 2025 की वो क्या थी, वो थी भाई फंड रिजिलियंस नॉट डिजास्टर्स, ठीक है। रुकावट को फंडिंग करें, मतलब डिजास्टर को नहीं, ठीक है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये शुरू में इसका नाम था इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश किया गया था, एक रिजोल्यूशन पास हुआ था यूएन जनरल असेंबली में 1989 में। लेकिन बाद में 2009 21 दिसंबर 2009 में जो ये रिजोल्यूशन के थ्रू, जिसके थ्रू ये बना था, उसमें जो है ये तय किया गया कि अक्टूबर 13 को हम ये सेलिब्रेट करेंगे भाई। और उसी के साथ इसका नाम भी इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन से हटा के इसको रीनेम कर दिया गया था इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट न्यूज है, अरेनियस नॉक्स नाम की मकड़ी मिली है कहाँ? इदुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ? केरल में भाई। ठीक है, अरेनियस नॉक्स स्पाइडर यहाँ मिली है और मॉनसून सर्वे चल रहा था इदुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तो पहली बार इसको वहाँ रिकॉर्ड किया गया है, इसकी प्रेजेंस को। और पहले जो है ये ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ के अंदर जो है मिलती थी, और इसकी प्रेजेंस ये दिखाती है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इदुक्की, वो उसकी बायोडाइवर्सिटी कितनी वास्ट है, कितनी एक्सपेंडेड है। ठीक है, और एक तरीके से रिच बायोडाइवर्सिटी है, ये दिखाती है। बस इस मकड़ी का नाम याद रखना भाई, स्पाइडरमैन को याद रखो ना रखो, इस मकड़ी का नाम याद रखना, क्या पता किसी का सिर घूमेगा और वो एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, और एक ये याद रखना कि कहाँ? इदुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिली थी, जो कि केरल में है। चलिए, नॉर्थ कोरिया, अपने मोटा भाई ने कारनामा करके दिखाया है, एक फ्लॉन्ट किया है, थोड़ा शो ऑफ करने का जमाना है तो क्यों ना भाई वो भी क्यों ना करें। उनका जो 80वीं एनिवर्सरी थी, किसकी? वर्किंग जो वर्कर्स पार्टी, जो वहाँ रूलिंग पार्टी है, उसकी परेड चल रही थी उस दौरान 10 अक्टूबर को। तो उसमें उन्होंने एक अपनी न्यूक्लियर मिसाइल को शोकेस किया है, और ये परेड कहाँ चल रही थी? प्योंगयांग के अंदर जो है चल रही थी। और वहाँ चाइना, रसिया और वियतनाम से भी काफ़ी लीडर्स जो थे प्रेजेंट थे, और इसी के साथ जो लीडर हैं वहाँ के, किम जोंग उन, उनकी जो रीजनल एक्सपेंशन पॉलिसी को भी दर्शाता है कि धीरे धीरे जो है अपनी आइडियोलॉजिकल कंट्रीज को साथ लेके चलने का विचार उनका दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। और बाकियां का टेंशन होती जाने लग रही है। ये ऐसी मिसाइल उनने शोकेस करी है, हवासोंग 20, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बोला जाता है कि इसकी रीच यूएसए तक आराम से है भाई। ठीक है, ये मोटा भाई छोटा भाई मस्त है, कभी भी ऐसे एकदम मिनी हार्ट अटैक दे ही देता है यूएसए को। चलिए, अभी तक इसका अभी टेस्ट हुआ नहीं है, वैसे कर देगा किसी दिन। चलिए, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा के अंदर चल रहा था भाई 9 से 12 अक्टूबर के बीच। एम आई राइट? हाँ, 9 से 12 अक्टूबर के बीच चल रहा था, और ये 3rd एडिशन था पर्पल जो फेस्ट है उसका। पर्पल फेस्ट के अंदर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके ऊपर जो है, उनके लिए कुछ इनोवेशंस का काम जो है होता है, और उनके लिए ये फेस्ट जो है मनाया जाता है भाई। ठीक है, और इसके अंदर 3 लैंडमार्क इनिशिएटिव जो है लॉन्च किए हैं इस फेस्ट के अंदर। वो कौन कौन से हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इसका मेन एम तो इस फेस्ट का यही है कि जो डिसेबिलिटी के साथ जो पर्सन है उनका भी इंक्लूजन हो हर चीज़ के अंदर, वो भी समाज का पूर्ण रूप से हिस्सा बने और किसी चीज़ से भी वंचित ना रहें। ठीक है, जो होस्ट कौन करता है इसको, फेस्ट को? डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और जो ऑफिस है स्टेट कमिश्नर का पर्सन विद डिसेबिलिटी का, वो और गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, और कोलैबोरेशन में कौन कौन आया इसके? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन जो इंडिया का जो ऑफिस है वो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने इसको बता ही दिया कि इंक्लूसिविटी थिंकिंग और पार्टिसिपेशन जो है ऐसे लोगों का मेन स्ट्रीम जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर बनाए रखें। की इनिशिएटिव कौन कौन से हैं जिनका जिक्र किया? वैसे पहले फोकस पे बात कर लेते। सेंट्रल फोकस क्या है? कल्टीवेटिंग इंक्लूसिव थिंकिंग एज द फाउंडेशन फॉर यूनिवर्सल डिजाइन, ये इसका फोकस था। और 3 की इनिशिएटिव जो थे अब उनके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला तो ये कि आईलेट्स ट्रेनिंग की हैंडबुक जो है पीडब्ल्यूबीडी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यस, उनके लिए आईलेट्स की ट्रेनिंग हैंडबुक जो है डेवलप की गई है। किसके द्वारा? बिलीव इन द इनविजिबल, बीटी जिसका शॉर्ट फॉर्म है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो। और किसके कोलैबोरेशन के साथ?
जो DEPWD जो डिपार्टमेंट है एम्पावरमेंट के, किसके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये एक बार मैं बता दूं अगर शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंड करके, तो मेरे को दोबारा इसलिए बताता हूँ कि यार कोई सुत्या हो गए मेरा ऐसे झपकी आ जाए तो मेरा दूसरी बार में समझ ले। तो आप कोशिश करो कि मेरी मेहनत थोड़ी सी तो कम हो, आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करोगे तो मुझे भी आराम मिल जाएगा, बार बार रिपीट ना करना पड़े मेरे को फुल फॉर्म जो है, ठीक है। तो इन दोनों BT और DEPWD दोनों ने मिलकर ये बुक जो है डिज़ाइन की है, और इससे जो आइलेट्स की ट्रेनिंग के अंदर ऐसे लोगों को सहायता मिलेगी जो कि डिसेबल हैं किसी भी रीजन से, मतलब इनविजिबिलिटी है, मतलब विजन उनका नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, या फिर हियरिंग प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को मदद मिलेगी। सेकंड जो इनिशिएटिव है वो है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग सर्टिफिकेशन। ये जो है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है इंडिया का, उसके द्वारा एक सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम चलाया गया है। कोई भी कोडा या सोडा, कोडा मतलब कोई भी जो चिल्ड्रन है या जो सिबलिंग है किसके, डीफ एडल्ट्स के या फिर पेरेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है वैसे चिल्ड्रन एंड सिबलिंग ऑफ डीफ एडल्ट, ठीक है। उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया ताकि जो आपके साथ बच्चा रह रहा है जो डीफ है, उनको जो साइन लैंग्वेज के अंदर, मतलब आप हेल्प कर सको, आप साइन लैंग्वेज के अंदर पारंगत हो सको, ठीक है। और उनके साथ, उनका आपके साथ रहना थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। वरना कैसे बात समझाओगे, ठीक है। अगर मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है और डीफ भी है तो दिक्कतें हो जाती हैं। तो ऐसी अगर स्किल अनाउंसमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे ये इनिशिएटिव लिए जाएं तो अच्छी चीज़ है। और तीसरा जो इनिशिएटिव है वो है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन ASL एंड BSL। ASL और BSL क्या है, एक तो ये आपका अमेरिकन साइन लैंग्वेज है और एक ब्रिटिश साइन लैंग्वेज है। अब जैसे इंडियन साइन लैंग्वेज है वैसे ही अलग अलग मेथड हर कंट्री में जो है यूज़ किए जाते हैं। यहाँ ASL और BSL अमेरिका और ब्रिटिशर्स के अंदर जैसा साइन लैंग्वेज का मेथड है उसको दर्शाते हैं। तो इस इनिशिएटिव के तहत लोगों को, और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो साइन लैंग्वेज के प्रोफेशनल्स हैं, उनको अमेरिकन साइन लैंग्वेज और ब्रिटिश साइन लैंग्वेज दोनों कैटेगरी के अंदर जो है तैयार करने की बात चल रही है भाई, ठीक है, ताकि जो ग्लोबल रीच बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज, IUCN कैंटन मिलर अवार्ड। इस अवार्ड की बात करते हैं। डॉक्टर सोनाली घोष जो कि फील्ड डायरेक्टर है काजीरंगा नेशनल पार्क की, और ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में भाई, असम में है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है भाई, ये दोनों बातें याद रखना। तो वहाँ की ये फील्ड डायरेक्टर हैं, इनको ये अवार्ड मिला, और इसी के साथ ये इंडिया पहले ही इंडियन बन गई है ये अवार्ड लेने वाली, ठीक है। इस अवार्ड में ऐसी क्या खास बात है, ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो भी कोई भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एरिया है उसको अच्छे से हैंडल कर पाए, उसकी मेंटेनेंस कर पाए, ठीक है, उसी को मिलता है भाई, ठीक है। चलिए इसकी बात करें, ये कब मिला इनको, जो वर्ल्ड कंजर्वेशन चल रही थी IUCN की अबू धाबी के अंदर, उसके अंदर इनको मिला है। और ये मैंने बता दिया कि किस चीज़ के लिए मिला है। इनका इस अवार्ड का नाम किस पे रखा गया है, कैंटन R मिलर, जो कि एक कंजर्वेशनिस्ट है और IUCN के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, उनके नाम पे इस अवार्ड का नाम है। और ये कौन देता है भाई, IUCN का जो वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज है WCPA, वो इस अवार्ड को देता है। 1999 में जो है लॉन्च हुआ था, ठीक है। चलिए ये वो लेडी हैं, आप देख सकती हैं, सैल्यूट, रिस्पेक्ट, ग्रेट भाई। अच्छा, आगे की खबर क्या है,
यूनेस्को ने वर्ल्ड का पहला वर्चुअल म्यूजियम जो है लॉन्च कर दिया गया है। यूनेस्को ने लॉन्च किया है किस चीज के लिए? स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, जो भी चुराए हुए पुराने कल्चरल ऑब्जेक्ट्स थे उनके लिए एक म्यूजियम जो है, वर्चुअल म्यूजियम, वो लॉन्च किया है। कहाँ? जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी मोंडिया कल्ट की, ठीक है, कॉन्फ्रेंस चली थी बार्सिलोना स्पेन के अंदर 2025 वाली, वहां लॉन्च किया है। ठीक है, ये इस टाइप का पहला ऐसा म्यूजियम है, पहले ऐसा कोई म्यूजियम देखने को नहीं मिला। और लॉन्च कहाँ हुआ है? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी मोंडिया कल्ट 2025। ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? ये यूनेस्को ने। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका, बार बार ज़्यादा परेशान करने की मैंने जरूरत को नहीं शायद ऐसा शराब दे दूंगा सारे की जड़े जड़े बन रही बात जाएंगे सारे। ठीक है, चलिए। आर्मेनिया ने भी ज्वाइन कर लिया है आईयूसीएन को, सिर्फ इतनी न्यूज़ है। आईयूसीएन जो है उसको, जो आर्मेनिया ने ज्वाइन कर लिया है, किस उपलक्ष्य में, कहाँ ज्वाइन किया? जो ये अबू धाबी में कंजर्वेशन कांग्रेस चल रही थी वहां पे। ठीक है, चलिए। ऑपरेशन गोल्डन स्वीप। अब जो डायरेक्टरेट है रेवेन्यू इंटेलिजेंस की, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक इंटरनेशनल मतलब धोखेबाजों को पकड़ा है। मतलब मैं धोखेबाज भी नहीं कहूँगा, धोखेबाज पता नहीं मेरे मुंह पे नाम इतना जल्दी क्यों आता है। ठीक है, मैं बोलूँगा कि जो इंटरनेशनल चोर हैं, सिंडिकेट बोलूँगा एक तरीके से, मिला जुला कईयों का जो एक तय रूप से मतलब स्मगलिंग का एक सिंडिकेट है, उसको पकड़ा है। और उसमें पकड़ा वैसे मेरे हिसाब से तो 12 करोड़, ओनली 12,000 नहीं, 12.5 करोड़ रुपया का सोना पकड़ लिया है इनने। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यहाँ क्या है, ये बात थोड़ी ध्यान रखने की है। ठीक है, ये एक प्रीमियर एजेंसी है जो कि नारकोटिक्स वगैरह के अंदर या गोल्ड स्मगलिंग वगैरह के अंदर, ठीक है, ऐसी चीज़ों के अंदर ध्यान रखती है भाई, और उनके एक कॉम्बैट की तरह तरीके से काम करती है। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1957 में, 1857 की क्रांति के 100 साल बाद। नोडल बॉडी कौन सी है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो विंग है, कौन सी? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उस विंग के अंडर जो है ये काम करता है डीआरआई। ठीक है, चलिए। रोल और फंक्शन मैंने आपको बता दिए कि गोल्ड की स्मगलिंग, नारकोटिक्स की, या हाई वैल्यू कॉन्ट्रावेंड। हाई वैल्यू कॉन्ट्रावेंड किसको बोलते हैं? कोई भी इलिसिट हाई वैल्यूड मटेरियल है जिसकी स्मगलिंग हो रही है और जो कि ह्यूमैनिटी के लिए या एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, कोई इकोनॉमी के लिए गलत साबित हो सकते हैं, उनको बोलते हैं। ये कस्टम लॉज को जो है एनफोर्स करती है ये एजेंसी। बाकी तो ठीक है, चलो इतना ही याद रखना। अब आ जाते हैं उस पल्सेस वाली बात पे, जो मैंने स्कीम आपको बोला था कि वीडियो के अंत में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद वैसे न्यूज़ और भी है एक दो, लेकिन अभी मैं ये डिस्कस कर रहा हूं आपसे। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस 25-26 से लेके 30-31 का टारगेट रखा गया है। और पीएम साहब ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर इसको लॉन्च किया है। इस मिशन की अगर बात करें तो ये सेल्फ सफिशिएंट जो प्रोडक्शन है उसकी बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था दिसंबर 2027 तक हम जितना कम हो सके इंपोर्ट करना चाहते हैं पल्सेस का, सेल्फ रिलायंट जो है बनना चाहते हैं। और इसको दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी बोलते हैं भाई। ठीक है, एक तरीके से इस मिशन के तहत हम पल्सेस के प्रोडक्शन को, उसकी प्रोक्योरमेंट को, जो है प्रोसेसिंग को, सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और ये देखिए इन्होंने फिर चिपका दिया फार्मर इनकम, ये बढ़िया लाइन है, कहीं कहीं भी चिपका सकते हैं। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर
और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कौन कौन से इसका, एक तो ICAR जो कि काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो है, नाफेड है, जैसे यहाँ हैफड है हरियाणा के अंदर, नाफेड का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, और NCCF नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन। ये प्रोक्योरमेंट में जो है साथ देंगी ये दोनों एजेंसियां भाई। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना और उनको स्टोर करना, ठीक है। इसी के साथ जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, जो कि किसको मॉनिटर करेगा, साथी पोर्टल को। ये साथी पोर्टल क्या है, इसका जिक्र मैं आने वाली 2 मिनट के अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड मैंने बता दिया 25-26 से 30-31 तक का है, और लगभग 11,500 करोड़ रुपए का ये आउटले है टोटल। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, सेल्फ रिलायंट और एक तरीके से स्केल अप करना पल्सिस प्रोडक्शन को, एरिया एक्सपेंड मतलब जितना भी कल्टीवेशन एरिया है जहाँ पल्सिस वगैरह का प्रोडक्शन होता है उसको एक्सपेंड किया जाएगा फर्दर, और प्रोक्योरमेंट एश्योरेंस आने वाले 4 सालों तक 100% MSP दी जाएगी दालों को, जैसे तुर जिसको अरहर की दाल बोलते हैं, उड़द और मसूर की दाल को, आने वाले 4 सालों तक 100% MSP भाई। सीड सपोर्ट की बात करें तो लगभग 88 लाख फ्री सीड किट्स जो हैं बांटी जाएंगी, और जो 126 लाख क्विंटल के जो सर्टिफाइड सीड्स हैं वो बांटे जाएंगे। और फार्मर एम्पावरमेंट, ये वो फिक्स वाली लाइन है। की फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ आ जाता है वो साथी पोर्टल, जिसका मैं बोल रहा था कि आने वाली 2 मिनट में मैं जिक्र करूंगा। साथी की फुल फॉर्म क्या है, सीड ऑथेंटिकेशन ट्रांसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल, ठीक है, जो कि सीड की लाइफ साइकिल को मॉनिटर करेगा ताकि उसके प्रोडक्शन में और उसके रख रखाव में जो है उसकी यील्डिंग में एक बरकत हो, ठीक है। और ये ICAR के द्वारा बनाया गया, ठीक है भाई। अब ये मत पूछना फिर से कि ICAR क्या था, शुरू तो लग गया था बताने में, थूक सूख गया मेरा भी। वैल्यू चेन और प्रोसेसिंग की बात करें तो 1000 प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट बनाई जाएंगी, जिनको हर एक यूनिट को 25 लाख सब्सिडी दी जाएगी भाई, ठीक है, ताकि जो वैल्यू एडिशन है उसको प्रमोट किया जा सके। और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करें तो स्टेट स्पेसिफिक रोलिंग 5-year स्पीड प्रोडक्शन प्लान्स अंडर ICAR सुपरविजन, एक स्टेट स्पेसिफिक, अलग अलग स्टेट स्पेसिफिक जो है प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिसके अंदर जो पल्स प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या किया जा सकता है ये ICAR द्वारा बताया जाएगा। और जो PM आशा है, PM आशा मतलब प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, और जो फार्मर की प्राइस की स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन किया जाएगा। अगली बात आ जाए तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रखी जाएगी, कि नीति आयोग ने बोला था कि 1 ब्लॉक 1 सीड विलेज, जैसे ब्लॉक्स होते हैं ना शहर के अंदर, जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो एंटिटी होती हैं ब्लॉक, ठीक है, तो एक ब्लॉक के अंदर एक गांव को एक पर्टिकुलर सीड के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि वहाँ जो एक बेस्ट क्वालिटी का सीड तैयार किया जा सके एक पर्टिकुलर पल्स किसी दाल के लिए, ठीक है। ये नीति आयोग ने ये रिकमेंड की थी, ये 1 ब्लॉक 1 सीड विलेज वाली, ठीक है। और जो FPO लेड क्लस्टर्स को इम्प्रूव किया जाएगा, FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ठीक है, एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरीके से काम करते हैं काफ़ी सारे फार्मर्स मिलके, और कोई भी एग्रीकल्चरल इनोवेशन के ऊपर काम करते हैं, या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग या लगा लो, या किसी भी फील्ड के अंदर काम करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। और न्यूट्रिशन एंड वेलफेयर इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो इसको PDS और ICDS के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। PDS का मतलब है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जिसके तहत आपको जो सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर जो है जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको दालें वगैरह मिलती हैं, चावल वगैरह, अन्न वगैरह मिलता है। और साथ ही ICDS का मतलब है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसके तहत मतलब जो भी कुपोषित बच्चे हैं जिनको संपूर्ण आहार नहीं मिलता, उनको प्रोटीन इनटेक में हेल्प मिलेगी, ठीक है।
और मिड डे मील को भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। चलिए, ये थी दलहन वाली स्कीम, दलहन मिशन, आत्मनिर्भरता मिशन। नेक्स्ट न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूं कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बढ़िया मतलब लड़ाई छिड़ रही है फिलहाल, और नया नया क्रॉस बॉर्डर क्लैश हुआ है। जो दुरंद लाइन का मैं आपको बताता हूं कि दुरंद लाइन क्या है। दुरंद लाइन एक इंटरनेशनल बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और उसी लाइन के ऊपर जो है क्रॉस बॉर्डर जो क्लैशेज हो गए हैं। लगभग 80 सोल्जर जो दोनों साइड से जो हैं वो उनकी मौत हो गई है, ठीक है। और दुरंद लाइन आप ये देख सकते हैं, ये दुरंद लाइन, ये बॉर्डर है, ठीक है। और ये सारा जो लाइट ब्राउन आपको दिख रहा है ये एरिया, ठीक है, ये ज़्यादातर जोन ऑफ क्लैश बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि बीच का ये बॉर्डर हो गया और इस साइड अफगानिस्तान, इस साइड पाकिस्तान, यहाँ लफड़ा ज़्यादा रहता है। पश्तून एरिया है ये, ठीक है, जितना ये लाइट ब्राउन आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये जो बीच का बॉर्डर है ये दुरंद लाइन बोलते हैं इसको। ये लगभग 2600 किलोमीटर आपस में ये बाउंड्री शेयर करते हैं। और ये कब बनी थी भाई? ये एक एग्रीमेंट जो कि ब्रिटिश इंडिया के बीच में और एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के बीच में हुआ था 1893 के अंदर, उसके दौरान बनी थी। लेकिन अफगानिस्तान ने बाद में इसको कभी भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया। मान दे को नहीं, इसी कोई लाइन है कि बाढ़ में जाओ, ठीक है। तो इसको लेके वहाँ क्लैश है भाई। चलिए, चलो, जय हिंद। आज की न्यूज़ इतनी थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जो है एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव में ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर आपने क्लास पूरी देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप बहुत लगनी छात्र हैं या छात्रा हैं, ठीक है, या सिटीजन हैं। और आप ऐसे ही जागरूक बनते रहें, ऐसे ही हमारा साथ देते रहें, हमें भी हौसला अफजाई मिलती रहे। और इसी के साथ आज की नमस्ते, टाटा, बाय बाय। फिर मिलेंगे आई थिंक क्लास चैनल के ऊपर नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच थिंकर्स फॉर वॉचिंग अस। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।